हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयर बुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इंडिया इन द वर्ल्ड के बारे में बात किया हुआ था। हम इस चैप्टर में इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में उद्योग भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ईयर बुक में हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, खासकर इंडियन इंडस्ट्री रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, या फिर जिस तरीके के कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री से डील करते हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम इंडियन इकोनॉमी कहते हैं तो तीन अलग अलग सेक्टर्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टेरिशरी। जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ होते हैं। दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज से डील करता है, यानी कि जो आज का हमारा चैप्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर से डील करेगा। और टेरिशरी जो और फिर थर्ड सेक्टर जिसे कहते हैं वो सर्विस सेक्टर है, जो बैंकिंग हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इस तरीके के सर्विसेज से जो है वो डील करता है। The National Manufacturing Policy was notified with the objective of enhancing the share of manufacturing in GDP to 25% and creating 100 million jobs over a decade or so। 2011 नवंबर 4 को जो है ये रिलीज़ किया हुआ था एंड इट एक्चुअली एम्स दैट 2022 तक जो है 100 मिलियन जॉब्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। एज ऑफ नाउ जो है 16% जो है वो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में, तो इसे 16% से जो है 25% तक एनहांस करने की बात यहाँ पर की गई है। अलग अलग इंसेंटिव्स के बारे में बात किया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई थी या फिर वो अनाउंस किया गया था। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द पॉलिसी, यानी कि स्पेसिफिक क्लस्टर्स जो है रीजन्स को सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडीज वगैरह बनाए जाते हैं। आप नाम में ही देख सकते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ ये जो जोन्स होते हैं सेलेक्टेड, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ही वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही वो स्पेसिफिकली डिजिग्नेट किए जाते हैं। और वहाँ पर जो कोई भी कंपनीज वगैरह जाती हैं, जो फर्म्स वगैरह वहाँ पर जाते हैं, ऑफकोर्स उन्हें बैंक से जो है क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह दी जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सभी जो है जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर दिए जाते हैं। The objective of national plan for manufacturing clusters is to bring about convergence in multiple models of development of industrial clusters, यानी कि पूरी जो है जो कोई भी डेवलपमेंट का एक अरीना होता है वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए। आपको कहीं पर भी दूसरी जगह कोई भी नई चीज़ ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग जोन कहेंगे तो पूरा क्लस्टर, जो कोई भी नीड एंड नेसेसिटीज़ है, रॉ मटेरियल्स हो या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग वगैरह हो, आपको एक ही पॉइंट पर मिल जाए। The Department for Promotion of Industry and Internal Trade is the nodal department for formulation of policy on foreign direct investment। तो फॉरेन से भी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो पेप्सी हैं फॉर एग्जांपल, या फिर बाहरी जो इंपॉर्टेंट एमएनसीज जो होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, किस तरीके से जो है, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग की वो कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इंडिया में कर सकते हैं, उनका प्रमोशन किस तरीके से किया जा सकता है, वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोडल डिपार्टमेंट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014 एज अ नेशनल एफर्ट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एट अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन। इंडिया जो है वो एक इंपोर्ट हब नहीं, वो एक एक्सपोर्ट हब बनना चाहिए, यानी कि इंडिया में जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करें और एक्सपोर्ट को जो है ज़्यादातर प्रोमिनेंस दे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकूँ तो चाइना जो है वो डोमिनेंट माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। इंडिया चाहता है कि ऑफकोर्स चाइना को बीट करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन एटलीस्ट वो चाइना के इक्विवेलेंट तो बन जाए, क्योंकि 60% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो इंडिया में आता है वो चाइना का है। तो इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी की भी बात की जाती है। मेक इन इंडिया, जो हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो कोई भी इंडस्ट्रीज होते हैं, उसे एक बूस्ट देने की कोशिश की जाती है ताकि इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने। स्टार्टअप इंडिया, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, खासकर यंग और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनमें इस कॉर्पोरेटिज्म को लाने के लिए, इस एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक फीलिंग है वो बढ़ाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, नए नए इनोवेशंस, आइडियाज लाने के लिए स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च इन 2016 टू कैटलाइज ए स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता और हर आइडिया को सक्सेस करने के लिए या फिर उसे पॉसिबल करने के लिए आपको बड़ी चीज़ें करनी नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिले, आप रिसर्च वगैरह करें, आपका आइडिया जो है वो क्लिक होगा। यही जो है वो स्टार्टअप इंडिया का एक सबसे अहम ऑब्जेक्टिव या फिर मोटो कहूँगा, क्योंकि हर जगह जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ को ही जो है नई चीज़ें, नए इन्वेंशंस करने की ज़रूरत नहीं। जो इंडिपेंडेंट भी जो लोग हैं या फिर छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो भी जो है स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के इनिशिएटिव के तहत वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स को बता सकते हैं।
Invest India has been set up as a joint venture not-for-profit company between Department of Industrial Policy and Promotion, FICCI, that is the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, CII, that is Confederation of Indian Industry, and NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये पूरे जो हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ये पूरे जो हैं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया के तहत जो है ये जॉइंट वेंचर रखा गया था। इन सभी स्टेक होल्डर्स को मिलाकर जो है कई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कई कंपनीज के प्रमोशंस वगैरह भी किए जाते हैं, उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस, इस तरीके के कई एडवांटेजेस जो है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है काम किया जाता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग राइट्स, जहाँ पर आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन चंद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकें तो मान लेते हैं कि एक ऑथर है और उनकी एक स्पेसिफिक नॉवल है, तो ये ऑथर की ये जो नॉवल है ये इनका इंटेलेक्चुअल राइट है, यानी कि इन्होंने अपने दिमाग से इसे इन्वेंट किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स हमें देखने को मिलेंगे, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड is a nodal department for administration of various laws related to intellectual property rights। तो IPR related जो कोई भी इश्यूज है वो सभी DPIIT डील करता है। The Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks grants patents and registrations of trademarks, designs and geographical indications। जो कोई भी copyrights है, trademarks है, patents वगैरह है, वो सभी Controller General of Patents, Designs and Trademarks इशू करता है। The Intellectual Property Appellate Board established in 2003 here appeals IPR violations। अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एक ऑथर है, उनकी किताब है, अगर कोई प्लेजरिज्म का इस्तेमाल करके, यानी कि इनके ओरिजिनल आइडियाज़ को कॉपी करके अपनी किताब में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में आप अपील दाखिल कर सकते हैं। इसे IPR वायलेशंस कहा जाता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, यानी कि स्पेसिफिकली जो है चंद, जैसे कि मैंने अभी कहा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स होते हैं, उसी तरीके से चंद इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बीच या फिर चंद इंपॉर्टेंट रीजन्स, जोन्स के बीच जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अगेन क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं, बोथ फ्रॉम सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि दोनों का ही वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे रीजन्स में हाईवेज का कंस्ट्रक्ट होना जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छे होते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी होते हैं। तो ऐसे चंद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इंडिया में। द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो दिल्ली से मुंबई के बीच जो है वो सेलेक्ट किया गया है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर साउथ में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सभी जो है इन इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बीच जो है जो रीजन जो है वहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। वहाँ पर अलग अलग इंसेंटिव्स उन्हें दिए जाते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 अलग अलग, देखिए जब हम इंडस्ट्री कहते हैं तो अलग अलग, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, और जब हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं तो इंडस्ट्री ऑफ कोर्स आती है, लेकिन इंडस्ट्रीज में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं। तो 8 ऐसे कोर इंडस्ट्रीज चुने जाते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए जो है उनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार बहुत ही कृषि करती है, बहुत ही हार्डवर्क करता है। और बैंकिंग फील्ड्स को जो भी है, एक गाइडलाइन उन्हें दिया जाता है कि जब कभी भी इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, उन्हें लोन वगैरह के, क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटीज मिले, तो सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी दी जाए। 8 कोर इंडस्ट्रीज मॉनिटर प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, दैट इज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो हर महीना रिलीज किया जाता है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है इंडियन इकोनॉमी के लिए और खासकर सेकेंडरी सेक्टर के लिए। In line with base year change in Index of Industrial Production, the Office of Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion revised the base year of Index of 8 core industries to 2011-12। इससे पहले इसे 2004-5 लिया जाता था, लेकिन अब इस बेस ईयर को जो है थोड़ा बहुत पुश करके 2011-12 किया गया है। दरअसल ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करता है, मैनेज करता है, देखता है कि कौन से इंडस्ट्रीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं।
These 8 industries have combined weight of around 40.27% ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि कितना क्रूशियल नहीं होंगे ये 8 कोर इंडस्ट्रीज। अभी जो हमने देखा कि कोल, क्रूड ऑयल वगैरह के 40% अप्रॉक्सीमेटली या फिर उससे भी ज़्यादा जो है डायरेक्टली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो कोई भी प्रोडक्शन है उसका वेट जो है वो डायरेक्टली इन 8 कोर इंडस्ट्रीज से ही आता है। की इंडस्ट्रीज तो थोड़े बहुत की इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हर इंडस्ट्री को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर है, बहुत ही लेंथी हमारा चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहला जो है वो है सिरेमिक इंडस्ट्रीज, यानी कि जो पॉटरी वगैरह आप देखते हैं, बाउल्स वगैरह देखते हैं, वो सिरेमिक से ही बनाए जाते हैं। तो इंडिया कंटिन्यूज टू रैंक नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ टाइल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड ब्राज़ील। तो देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ वो 2020 इंडिया ईयर बुक से लिए गए हैं। आपसे रिकमेंड करूंगा कि जिस ईयर के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस ईयर का डाटा जो है अपडेट कर लें। सीमेंट इंडस्ट्री, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है सीमेंट का। साल्ट इंडस्ट्री, इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड थर्ड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ साल्ट इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो साल्ट प्रोडक्शन भी जो है वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही होगा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 7% ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट्स। जो कोई भी टोटल इंडस्ट्री का आउटपुट है उसमें से 7% इन होल जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। इन वैल्यू टर्म्स ऑफ 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में डायरेक्टली 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एंड 15% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग, जो कोई भी एक्सपोर्ट्स की वजह से अर्निंग होता है उसमें से 15% हमें डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। India was second largest crude steel producer in the world in 2018 behind India. Steel production में भी इंडिया बहुत अच्छा है। The Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 provide the first ever legal framework for recognition of the concept of enterprise, which comprises both manufacturing and service entities. देखिए मैं अगर आपको एक ओवरव्यू दे सकूं तो एमएसएमईज जो है यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही एक हिस्सा है, वो भी बिजनेस आउटलेट्स की तरह ही काम करते हैं, फर्म्स वगैरह हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल में नहीं करते, यानी कि उनका प्रेजेंस या फिर उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम है व्हेन कंपेयर्ड विद मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट कंपनीज। तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी जो है स्पेसिफिक एक्ट जो है वो अनाउंस किया गया था, 2006 में प्रोवाइड किया गया था और उन्हें फर्स्ट एवर लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये भी जो है बहुत ही जरूरी है। As per the National Sample Survey 73rd round conducted by National Sample Survey Office in 2015-16, there were 633 lakh unincorporated non-agricultural SMEs। तो आप देख सकते हैं इन सभी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के बारे में हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में देखा। तो 633 लैक्स जो है अनइनकॉर्पोरेटेड, जो भी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए हैं इस तरीके के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है नॉन एग्रीकल्चरल के, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बीडी मेकिंग, आर्टिजन्स वगैरह जो है वहाँ पर आपको एमएसएमई सेक्टर के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के आउटलेट जो है वो देखने को मिलेंगे। माइंस एंड मिनरल्स, खान और खनिज भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्री का। इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना विच इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है एक बहुत ही अच्छा हमें वहाँ पर मिनरल वेल्थ देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर लोकल जो ट्राइब्स हैं या फिर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें कई बार जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं गलत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो है एग्रीमेंट्स वगैरह करवाते हैं, उन्हें बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और इंडिया भर में भी जो है कई बार इस तरीके के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो उन्हें रोकने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस जो है वो थ्रू आउट इंडिया बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से जो है क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है हम माइंस या फिर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पर किस तरीके के होगा। जो कोई भी इंपॉर्टेंट क्लियरेंसेस हमें लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या फिर जो कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर से लेने हैं, उन सभी का काम जो है ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना देखता है। और खासकर जो है फंड भी जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि जब कभी भी इन माइनर्स को किसी भी तरीके के इंजरीज, हार्म्स वगैरह होते हैं तो उन्हें किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा, इन सभी के बारे में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना देखता है। The monitoring of प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना would be done under दिशा, that is the District Development Coordination and Monitoring Committee of Ministry of Rural Development। तो दिशा जो है वो एक कॉरपोरेशन की तरह काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन की तरह एक कमेटी की तरह काम करेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करेगा। तो वो देखेगा कि माइनर्स के डेवलपमेंट के लिए जो है जो फाउंडेशंस, जो फंड्स वगैरह बनाए गए हैं वो उन्हें पहुंच रहे हैं या नहीं उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर उन्हें किसी तरीके का एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो उन्हें कॉम्पनसेशन किस तरीके से दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट पर किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वगैरह हो रहा है, इन सभी के बारे में वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा दिशा।
बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, जिंक, निकल, लेड एक्सेट्रा आर मेजर मिनरल्स फाउंड अक्रॉस इंडिया। इन सभी के बारे में आपको इन डिटेल कितने तादाद में है, किस रीजन में कितना अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ये सभी इन डिटेल आपको इंडिया ईयरबुक में देखने को मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भाई जब हम बात माइंस और मिनरल्स की करें और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिगिनिंग इन 1851 इज द प्रीमियर अर्थ साइंसेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। जहां कहीं पर भी माइंस वगैरह हैं, जो कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड अंडर द अर्थ जो कुछ भी है, उन सभी जो चीज़ों से जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डील करता है। हमने ऑलरेडी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखा। ये जियोलॉजिकल सर्वे है, ज़ूलॉजिकल डिफरेंट है जो कि एनिमल से डील करता है। ये जियोलॉजिकल है, यानी कि अर्थ के अंडरग्राउंड से, अर्थ के सरफेस से, सॉइल से, और उसके अंदर जो कोई भी मिनरल्स वगैरह है, रॉक्स वगैरह, उन सभी के बारे में डील करता है। Indian Bureau of Mines was established in 1948, performs regulatory functions under Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। जैसा कि हमने इंश्योरेंस के चैप्टर में देखा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, वो इंश्योरेंस के रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कोई भी काम है उसे रेगुलेट करता है। उसी तरीके से माइंस और मिनरल्स, खासकर उनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। National Aluminium Company Limited NALCO is a Navratna company under Ministry of Mines. It was established in 1981 at भुवनेश्वर, ओडिशा। तो अल्यूमिनियम रिलेटेड जो है ये टोटली जो है वो भारत सरकार का अंडरटेकिंग है। ये कंपनी स्पेसिफिकली अल्यूमिनियम से ये डील करता है, एक्सट्रैक्शन वगैरह, उसका प्रोसेस किस तरीके से किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स क्या हो, ये सभी नाल्को देखता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, अब अल्यूमिनियम के बारे में हमने देखा, और कॉपर का भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनरल है इंडिया में जो फाउंड होता है। अमिनी रत्ना गारमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1967। तो 1967 से ही जो है कॉपर रिलेटेड लेन देन हो, कॉपर रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस वगैरह करने हो, तो ये जो है एक भारत सरकार की कंपनी है जो कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन से, उसे प्रोसेस करने में, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड सभी इश्यूज देखती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडस्ट्री के बारे में, और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें इंडस्ट्री रिलेटेड किस तरीके के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।